नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन इन नतीजों को लेकर और जिस तरह का सोशल मीडिया पर प्रस्तुतिकरण अलग अलग माध्यमों से हो रहा है, चाहे वो फलोदी के सट्टा बाज़ार का आकलन हो, या फिर राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन हो, या फिर जो यूट्यूबर हैं वो अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं स्टडी करके, उन तमाम आकलन को देखकर भारतीय जनता पार्टी के जो राजस्थान के जो लीडर हैं, रणनीतिकार हैं, उनकी धड़कनें तो तेज़ हैं ही, क्योंकि जवाब उन्हें भी देना पड़ेगा। केंद्र में बैठे भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, जिन्होंने टिकट फाइनल किए हैं, उनकी भी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई है। फलोदी सट्टा बाज़ार का जो आकलन आ रहा है और लगातार राजनीतिक विश्लेषकों का अलग अलग सीटों पर जिस तरह से वो अनुमान लगा रहे हैं, उसके मुताबिक कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत बताई जा रही है। उसमें चूरू से राहुल कस्वा, जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए थे, जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी जीत बताई जा रही है। झुंझुनू से बजेंद्र ओला, उनकी जीत बताई जा रही है। नागौर से हनुमान बेनीवाल, ज्योति मिर्धा प्रभारी हैं, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं हनुमान बेनीवाल, उनकी जीत निश्चित बताई जा रही है। इसी तरह से सीकर से अमराराम, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनकी भी वहां पर स्थिति मजबूत है भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सांसद हैं उनकी तुलना में। तो ये जो सीटें हैं, इन सीटों पर कांग्रेस या फिर कांग्रेस के जो समर्थित जो उम्मीदवार हैं वो कहीं आगे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से, यानी बहुत कड़ा मुकाबला है इन सीटों पर। लेकिन बात कर लेते हैं उन सीटों पर जहां पर सचिन पायलट के करीबियों को टिकट दिया गया था। करीबन आधा दर्जन से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर खुद सचिन पायलट की पैरवी पर कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली में बैठे नेताओं ने टिकट फाइनल किए, और उन सीटों पर भी अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जीत दिखाई जा रही है, चाहे वो फलोदी का सट्टा बाजार हो और चाहे अलग अलग राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन हो। और मैं भी कुछ लोकसभा क्षेत्रों में मैंने भी चुनावों के दौरान गया था, तो मैंने भी वहाँ की स्थिति को देखा। तो कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में सचिन पायलट का प्रभाव है वहाँ पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। यानी 2014 और 2019 के हालात, जिस तरह के हालात भारतीय जनता पार्टी के थे, 2014 में 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, 2019 में 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, और इस बार तो अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन के बाद में और केंद्र की मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज और नरेंद्र मोदी की विश्व भर में लोकप्रियता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार मान रहे थे कि 2014 और 2019 की तुलना में तो इस बार हमारे रास्ते और भी आसान हो गए हैं। लेकिन मामला बिल्कुल उलट हो गया है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में सचिन पायलट ने जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में चुनाव प्रचार किया और जिस तरह से सचिन पायलट की पैरवी के आधार पर टिकटों का वितरण किया गया, विधानसभा चुनाव में बहुत कम सीटों पर सचिन पायलट के पसंद के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। अशोक गहलोत के हाथ में टिकट बांटने का पूरा काम था। उन्होंने कह दिया था कांग्रेस हाईकमान को कि पूरा काम मेरे पर छोड़ दो, राजस्थान विधानसभा का मैं आपको जीत दिला कर रहूँगा कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में। लेकिन जीत कांग्रेस पार्टी को मिली नहीं। अब लोकसभा चुनाव में ज़रूर कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार थे दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्हें भी ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई। खुद गोविंद सिंह डोटासरा और जो रंधावा राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने भी लगातार कहा कि हमसे टिकट वितरण में गलती हुई। तो इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट को पूरी तरह से फ्री हैंड दिया, और फ्री हैंड देने का ही नतीजा था कि सचिन पायलट ने पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी, खासतौर से उन सीटों पर जहां पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों, अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने में दिलवाया था। उनमें अधिकांश सीटों पर जो आकलन आ रहा है फलोदी सट्टा बाजार का, या फिर राजनीतिक विश्लेषकों का, या फिर यूट्यूब पर जिस तरह से घूम फिर कर आकलन कर रहे हैं, उसके मुताबिक स्थिति कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल अनुकूल दिख रही हो। चाहे वो दौसा से मुरारी लाल मीणा, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं, और दौसा लोकसभा सीट तो ऐसी है जो सचिन पायलट परिवार की एक तरह से परिवार की पारिवारिक सीट मानी जाती है। और सचिन पायलट ने भी वहां पर पूरी तरह से अपना प्रभाव छोड़ा हुआ था, पूरी ताकत लगाई हुई थी वहां पर चुनाव प्रचार में। और यहां पर मीणा गुर्जर बाहुल्य ये जो लोकसभा सीट है, तो एक तरफ जो मीणा समाज के लोगों में कुछ यहाँ पर नाराज़गी भी देखने को मिली थी मतदाताओं में, जिस तरह से किरोड़लाल मीणा को
मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कैबिनेट में कोई अच्छा विभाग नहीं मिला, तो वो नाराज़गी थी। तो जिस तरह से वहाँ पर वोटिंग भी कम हुई है उस हिसाब से, और जिस तरह का वहाँ पर माहौल देखने को मिला, टिकट वितरण के समय भी भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से जशकौर मीणा, किरोड़ीलाल मीणा के बीच में आपस में टकराव के हालात देखने को मिले, और टकराव के हालातों को देखते हुए वहाँ पर कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया गया। और तो ये जो तमाम परिस्थितियाँ रही भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं रही। और दूसरी तरफ सचिन पायलट जो गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, पहले यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, उनके पिताजी भी यहाँ से 5 बार सांसद रह चुके हैं, उनकी माता भी यहाँ से सांसद रह चुकी हैं, तो वहाँ पर ज़रूर उनका प्रभाव अभी भी है सचिन पायलट का। और सचिन पायलट के करीबी थे मुरारलाल मीणा। और तो इन तमाम स्थितियों को देखते हुए, हालांकि कन्हैयालाल मीणा भी एक साफ़ सुथरी छवि के राजनेता थे, लेकिन बात वही आ रही है कि यहाँ पर इस सीट पर मीणा मतदाताओं की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन मीणा मतदाताओं ने कहीं ना कहीं, जिस तरह से मतदान कम हुआ है, तो माना जा रहा है कि मीणा मतदाताओं ने कहीं ना कहीं वोटिंग डालने में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, जिसकी वजह से भाजपा प्रत्याशी को शायद नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए सट्टा बाजार का भी आकलन है, राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर मुरारलाल मीणा कन्हैयालाल मीणा से भारी दिख रहे हैं और सीट निकाल सकते हैं मुरारलाल मीणा। ठीक इसी तरह से टोंक सवाई माधोपुर में भी बराबर का पेश फंसा हुआ है। वहाँ पर भी हरीश मीणा सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं। हरीश मीणा तो देवली उनियारा से अभी विधायक भी हैं, पहले दौसा से भाजपा से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और चुनाव जीते भी थे, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी में आ गए। अब देवली उनियारा से वो दोबारा से विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है। कह सकते हैं हरीश मीणा ने 3 चुनाव अब तक लड़े हैं और तीनों चुनाव जीते हैं। ये उनका चौथा चुनाव है, और हरीश मीणा को टिकट दिलवाने में की पैरवी भी खुद सचिन पायलट ने की थी। और ये जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर मीणा, गुर्जर और मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीट है। और सुखबीर सिंह जौनपुरिया गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन रहने वाले हरियाणा के हैं। ये बात अलग है कि 2014-2019 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार गुर्जर समाज, भारतीय जनता पार्टी में भी कई बड़े नेता थे, टिकट की लाइन में थे, चाहे वो विजय बैंसला हो, चाहे सौम्या गुर्जर हो, चाहे अलका गुर्जर हो। अब जब उन्हें टिकट नहीं मिला, अब उन्हें तीसरी बार टिकट मिला है, तो कहीं ना कहीं स्थितियां वहां पर भाजपा कैंडिडेट के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि वहां भी जो जातिगत समीकरण हमेशा हावी रहते हैं। और इन जातिगत समीकरणों को देखते हुए ही वहाँ पर एससी के मतदाता भी ज़्यादा हैं, मुस्लिम मतदाता भी ज़्यादा हैं, और मीणा और गुर्जरों के मतदाता भी वहाँ पर ज़्यादा हैं। और हरीश मीणा एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी मीणा समाज में भी अच्छी छवि है। पहले राजस्थान के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं और यहाँ के लोकल नेता माने जाते हैं। और इनके जो बड़े भाई हैं नमो नारायण मीणा, वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया लगातार 2 चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए जो यहाँ पर जो मतदान हुआ है वो करीबन 55-56% के आसपास हुआ है। तो यहाँ भी स्थितियाँ उसी तरह की दिख रही है कि मामला बराबर का सा है, लेकिन इस बराबर के मामले में कहीं ना कहीं हरीश मीणा इस सीट को निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर उनियारा देवली में जब सभा हुई थी, तो वहाँ पर कुछ अन्य जगहों की तुलना में वहाँ पर भीड़ ज़्यादा नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये सीट भी कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में जाती हुई दिख रही है, और इस तरह का आकलन सट्टा बाजार का भी है। लेकिन हालांकि यहाँ पर दौसा की तुलना में यहाँ पर ज़्यादा कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, बराबर 50-50 का मामला माना जा रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ के जो जानकार जो राजनीति के बारे में अच्छे समझ रखते हैं, उनका कहना है कि ये सीट हरीश मीणा निकाल सकते हैं। इसी तरह से करौली धौलपुर में भी भजनलाल जाटव जो सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं, उनकी स्थिति, वहाँ भी गुर्जर मतदाताओं की संख्या अच्छी है वहाँ पर, तो वहाँ भी उनकी स्थिति भाजपा कैंडिडेट की तुलना में ज़्यादा मजबूत बताई जा रही है। भरतपुर में भी, वहाँ पर भी एक तरीके से पूरा कह नहीं सकते। भरतपुर में जो संजना जाटव है, उन्हें जो
टिकट मिला है वो भी सचिन पायलट के करीबी हैं। यहाँ पर ज़रूर भाजपा और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर पूरी तरह से ये कह नहीं सकते कि जो कांग्रेस कैंडिडेट यहाँ से जीत सकती है, मुकाबला कड़ा ज़रूर है। लेकिन ये जो 3 सीटें मैंने आपको बताई कि दौसा, टोंक सवाई माधोपुर ये जो और करौली धौलपुर, इन सीटों पर कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट के जो तीनों प्रत्याशी हैं वो सचिन पायलट के करीबी हैं, उनकी वो काफ़ी हावी हैं भाजपा के प्रत्याशी पर। भरतपुर में ज़रूर वहाँ पर कांटे का मुकाबला है। इसी तरह से जोधपुर में करण सिंह उच्चाड़ा भी सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं और वहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात की स्थिति देखने को मिली, चाहे वो बाबू सिंह राठौड़ हो, चाहे जसवंत सिंह बिश्नोई जिन्होंने टिकट की दावेदारी की थी, जो पहले सांसद रह चुके हैं, तो वो जो वहाँ पर भीतरघात की स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत जो तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी वहाँ पर चुनौती आकर खड़ी हो गई है। वहाँ भी ऐसा माना जा रहा है कि मुकाबला कांटे का है। हालांकि पलड़ा थोड़ा भाजपा प्रत्याशी का ज़्यादा भारी बताया जा रहा है, लेकिन उलटफेर वहाँ भी हो सकता है, यानी जोधपुर लोकसभा सीट पर भी उलटफेर हो सकता है। तो ये जो मैंने आपके जो सीटें गिनाई है, ये आधा दर्जन सीटें जयपुर ग्रामीण की हम बात करें तो वहाँ भी जो ग्रामीण इलाकों में अनिल चोपड़ा, सचिन पायलट ने अनिल चोपड़ा की पैरवी की थी, सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं, वो भी मजबूत वहाँ पर कड़ी उन्होंने टक्कर दी है राव राजेंद्र सिंह को, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं। हालांकि ये कह नहीं सकते कि वो पूरी तरह से भावी हैं राव राजेंद्र सिंह पर अनिल चोपड़ा भारी हैं, अभी ये कहना तो जल्दीबाजी होगा। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अनिल चोपड़ा ने अच्छी वहाँ पर उनके पक्ष में वोटिंग हुई है। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये जोधपुर और जयपुर ग्रामीण और भरतपुर, ये जो तीनों लोकसभा सीट है, यहाँ पर थोड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए कह नहीं सकते कि भाजपा की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली हैं या वो सीट निकाल सकते हैं, लेकिन टक्कर इन तीनों सीटों पर भी ज़बरदस्त है। लेकिन ये जो 3 सीटें हैं, दौसा, टोंक सवाई माधोपुर और करौली धौलपुर, इन पर ज़रूर सचिन पायलट के करीबी चुनाव जीत सकते हैं। आगे मैं आपके लिए अलग अलग लोकसभा सीटों की स्थिति का ठीक तरह से आपको बताऊंगा। मैं लगातार लोगों के संपर्क में हूं और जिस तरह से वहां पर वोटिंग हुई है उन सब का मैं कलेक्शन करके आपके सामने और भी अच्छी से अच्छी रिपोर्ट पेश करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों।